जैसा कि हम लोग अपवर्तन चैप्टर पढ़ रहे थे, पीछे लेक्चर्स में मैंने अपवर्तन चैप्टर में पीछे तक यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने करवा दिया है। अपवर्तन का कारण क्या था, प्रथम नियम और द्वितीय नियम भी मैंने सिखाया अपवर्तन का, है ना। प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्या है। अब हमें जानना है कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। देखिए बच्चे, यहाँ से अगर प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत हम लोग अगर समझ लेते हैं तो हम लोग क्वेश्चंस, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस पे पकड़ बना पाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें समझना होगा प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। देखिए उत्क्रमणीयता का सिद्धांत के लिए, जैसे मान लिया जाए कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल या सघन से विरल से सघन में जब जा रही होगी, तो जब भी प्रकाश किरणें किन्हीं दो माध्यमों के बीच जाती, ठीक, तो वहां अपवर्तन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? अपवर्तन की क्रिया होती है। समझते हैं बात को। एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर, अपवर्तन की क्रिया पारदर्शी माध्यम में होता है। पारदर्शी माध्यम लिया जाता है, और पारदर्शी माध्यम में कौन कौन आते हैं? वैक्यूम, एयर, वाटर, ग्लास, डायमंड, है ना, लिक्विड, है ना, कोई लिक्विड हो, ग्लिसरीन इत्यादि। तो हम लोग जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे होते हैं, कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लिखेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते समय जैसे हम लोग लिखें ए एन जी का मतलब होता है वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू लिखें तो वाई के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ए एंड डी लिखें वाई के डब्ल्यू ए एंड डी लिखें तो वाई के सापेक्ष डायमंड हीरे का अपवर्तनांक। ए एन एल लिखें तो वाई के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। ठीक, ये सारी बातें यहाँ पर होती हैं, ध्यान रखेंगे। और यदि कहीं एल एन जी लिखा है तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जी फॉर ग्लास। ठीक, ये सब चीजें आती हैं। और साथ साथ कहीं कहीं मीडियम फर्स्ट एंड सेकंड भी हो सकता है। ये फर्स्ट मीडियम है और फर्स्ट मीडियम मान लेते हैं एयर है, और यहाँ सेकंड मीडियम है और इसको मान लेते हैं वाटर है। ठीक, कांच भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जानते हैं जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, कहीं आपतित हो रही होती है। जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो स्मूथ सरफेस पर जहाँ पर भी आपतित होती है वहाँ पर हम लोग क्या डाल देते हैं? एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। और आपतित किरण आप क्या कोण बनाती है? आई, है ना। और इसके बाद ये अपवर्तित हो जाती है। अब आपतित किरण क्या हो जाती है? सघन में अगर जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो अपवर्तन कोण मान लेते हैं आर। ठीक, अपवर्तन कोण आर। तो जब प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जाए? प्रकाश किरण वाई से कहाँ जा रहा हो? वाई से जल में जाए, जल में जा रही हो, तो अगर वाई से जल में जा रही है, कहाँ से? एयर टू वाटर, ए एंड डब्ल्यू। वाई से जल में जाती है तो साइन, आपतन कोण का साइन, स्नेल के अनुसार आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन आर के क्या होता है? बराबर होता है। ए एंड डब्ल्यू जो होता है साइन आई बटे साइन आर के क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है समझते हैं। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत ये होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और प्रकाश किरण के माध्यम पुनः हम लोग क्या करें? बदल दें। प्रकाश किरण के दिशा को क्या करें? बदल दें। अर्थात अपवर्तित किरण को आपतित किरण अगर हम लोग समझें, अपवर्तित किरण को क्या समझें? आपतित किरण को समझें, तो पुनः उसी मार्ग से क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और उसी किरण का हम लोग क्या करें? पुनः मार्ग बदल दें। ठीक है, मार्ग बदल दें। कैसे बदलेंगे? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर बदलना चाहते हैं ना, तो बदलने के लिए इस हम लोग जानते हैं उसी मार्ग को बदलना है, सेम उसी तरह से जाए। तो हम लोग जानते हैं मिरर में परावर्तन होता है। परावर्तन, अगर अभिलंबवत गिरेगा प्रकाश किरण ना, तो सीधे निकल जाएगा। अभिलंब पे गिरेगा प्रकाश किरण, जैसे आएगा सीधे निकल जाएगा ना। तो अगर उसी मार्ग पे लौटाना है तो यहीं पर एक ऐसा मिरर रखिए जो इसको परपेंडिकुलर बना रहा हो। यहाँ से क्या बना रहा हो? परपेंडिकुलर बना रहा हो। तो जिसने कोण पर ये आएगा, अगर अभिलंबवत आए तो सीधा ये क्या होगा? परावर्तित हो जाएगा। ध्यान रखें इस बात को। ठीक, जिससे हम लोग क्या करेंगे? पुनः परावर्तन करके उसी मार्ग से देखा जाए तो जिस मार्ग से आती उसी मार्ग से लौट जाती, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश की उत्क्रमणीयता बोलते हैं। और उत्क्रमणीयता में ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, जो कहाँ से जा रहा है? एयर से वाटर में। ठीक, और जब उत्क्रमणीयता के पश्चात
उत्क्रमणीयता, क्रमणीयता के पश्चात अगर उत्क्रमणीयता की घटना घट जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अब ये वाटर से कहाँ जा रहा होगा, एयर में, तो वाटर में जो एंगल बनेगा ना वो आपतन कोण होगा। आपतन कोण का साइन बटे अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात के क्या होगा, ये इक्वल होगा। ये इक्वेशन सेकेंड। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो मुझे लगता है ए एंड डब्ल्यू मल्टीप्लाई करेगा डब्ल्यू एन ए, है ना, ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, और मल्टीप्लाइड साइन आर बटे साइन आई, और ये सब कैंसिल आउट करेंगे तो हमें ये जो वैल्यू होगी वो कितनी मिल जाएगी, काटने के पश्चात ये वैल्यू 1 मिल जाएगी, है ना। ए एंड डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू एन मल्टीप्लाइड डब्ल्यू एन। एक चीज़ तो ये याद रखेंगे, और दूसरी बात अब हम लोग ए एंड डब्ल्यू बराबर लिखेंगे 1/WNA। इससे क्या समझ में आए, इससे कई बातें निकल के समझ में आती हैं कि कहीं कहीं पर अगर आपको इस तरह से दिया रहे, क्या दिया रहे, अगर कहीं आपको 1n2 दिया रहे तो आप 1/2n1 लिखेंगे। अगर कहीं 2n3 लिखा है तो इसको 1/3n2 लिख सकते हैं। कहीं पर lng लिखा है, lng, तो आप इसको 1/GNL लिख सकते हैं। बहुत सारी बातें निकल गया, ठीक। कहीं पर आपको GNW लिखा है तो आप इसको 1/WNG लिख सकते हैं। ये आप बहुत काम करेगा जब हम लोग लेंसेज पढ़ रहे होते हैं ना, तो लेंसेज में ये देखा जाता है कि जो प्रकाश किरण का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, वो अपवर्तन कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये जरूरी होता है। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ये अपवर्तन के नियम से हो सकता है कि जब दो माध्यम ना हो, माध्यम तीन माध्यम के बीच देखें, 3 माध्यम के बीच 3 से अधिक माध्यम हो तभी कोई बात नहीं। अगर 3 माध्यम लें, जैसे मान लिया जाए ये अपवर्तन क्रिया हम लोग दिखाने जा रहे हैं, या हम प्रूव करने जा रहे हैं WNG इक्वल टू ANG अपॉन ANW, हम प्रूव करने जा रहे हैं ANG अपॉन ANW प्रूव करने। तो 3 माध्यम में देखते हैं, 1 2 3, ठीक। 3 माध्यम में ये फर्स्ट माध्यम हम लोग ले लेते हैं एयर, और अंतिम जो माध्यम उसको भी एयर ले लेते हैं। 3 से अधिक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ मान लेते हैं हम लोग वाटर ले लेते हैं, वाटर, ठीक। और पुनः यहाँ जो है हम लोग ग्लास ले लेते हैं, इसको मान ले हम लोग ग्लास ले लें, वाटर हो गया, एक ग्लास हो गया, ठीक। अब मान लेते हैं इस पर कोई प्रकाश किरण क्या हो रही, आपतित हो रही, और आपतित जब होगी तो जहां पर गिरेगी वहां पर क्या गिरेंगे, अभिलंब खींचेंगे, और मान लेते हैं आपतन कोण I1 है ना, I1 आपतन कोण पहले पर है, तो इसको मान लेते हैं I1 है, ठीक। यहाँ पर जो आपतन कोण है वो I1 ले लेते हैं, ठीक। अब ये प्रकाश किरण अपवर्तित होगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अपवर्तित होगी तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी, ऐसे झुका देंगे, ठीक। थोड़ा सा हम लोग इस फिगर को देखिए, क्लियरिटी देने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से करें ताकि यहाँ पर हमें कुछ चीजें दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा, देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग तिरछा आपतित करते हैं, प्रकाश किरण को ऐसे, है ना, ज्यादा ही तिरछा, और यहाँ अभिलंब डाल देते हैं और आपतन कोण I1 ले लेते हैं, ताकि हम लोग दिखा सकें कि ये प्रकाश किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी ना। ये प्रकाश किरण जो होगी, अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब की ओर कुछ इस तरह से झुक जाएगी, ठीक। और यहाँ मान लेते हैं I1 था, ये R1 मान लेते हैं, ठीक। तो जब प्रकाश किरण एयर से वाटर में जा रही होगी तो ANW बराबर होगा साइन I1 अपॉन साइन R1, साइन I1 बटे साइन R1, ठीक। पुनः हम लोग अभिलंब डालेंगे, लिखेंगे बाइसनेस लॉ। जब प्रकाश किरण, पहला हम लोग लिखेंगे जब प्रकाश किरण वायु से जल में जा रहा है तब लिखेंगे ANW बराबर साइन I1 बटे साइन R1। अब यहाँ फिर अभिलंब डालेंगे, और अभिलंब डालने के बाद देखिएगा, अभिलंब जब यहाँ डाल देंगे तो ये तो एक समतल पर दो लंब का समांतर होते हैं,
और समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये भी R1 होगा। अब इसका मान लेते हैं अपवर्तन हो जाता है प्रकाश किरण का, तो कुछ इस तरह से ये जाता है ना, विरल से पुनः सघन में जा रहा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और यहाँ अपवर्तन कोण मान लेते हैं R2। तो प्रकाश किरण वाटर से कहाँ जा रहा है, ग्लास में, तो साइन यहाँ पर जो R1 आपतन कोण होगा और R2 जो होगा साइन R2 वो अपवर्तन कोण होगा। ठीक, पुनः यहाँ पर अगर आप अभिलंब डाल देंगे, यहाँ पर अभिलंब डाल देंगे तो ये देखिए एकांतर कोण बराबर होगी, तो ये R2 होगा, यहाँ पर कितना होगा R2 होगा, और ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो जितने कोण पर ये प्रवेश की थी ना उतने कोण पर ये बाहर आ जाएगी ना। तो हम लोग लिखेंगे ग्लास से कहाँ जा रहा है, एयर में, तो GNA इक्वल लिखाएंगे, GNA इक्वल साइन आपतन कोण क्या है साइन R2 अपॉन साइन क्या है, पहला क्या था I1 साइन I। ठीक, अब क्या करेंगे, इन तीनों चीजों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ANW का मल्टीप्लाई हो जाएगा WNG से और मल्टीप्लाई हो जाएगा GNA से, इज इक्वल टू साइन I1 बटे साइन R1 और गुणे साइन R1 बटे साइन R2 ये लेंगे, और गुणे साइन R2 बटे साइन R1 ना, साइन I1 सॉरी ये लेंगे साइन I1। ठीक, तो यहाँ से साइन I1 से साइन I1, R1 से R1, R2 से R2 कट जाएगा, टोटल वैल्यू 1 बचेगी ना। तो एक यहाँ में फॉर्मूला मिल जाएगा ANW इक्वल टू WNG, AW मल्टीप्लाइड WNG मल्टीप्लाइड GNA इक्वल टू 1 है ना। इसी तरह से एक बात हम हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग कि अगर ये बहुत सारे माध्यम हों तो इसी तरह से कई माध्यम हों, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में, छठवें से सातवें में, है ना, ऐसे से जाता रहे और पुनः वो पहले में अगर वो वापस आ गया, जहाँ से चला था वहाँ वापस आ गया, तो उसका मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल होता है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है ना 1 के इक्वल होता है। लेकिन इस फार्मूले को हम लोग अगर आगे बढ़ाएं तो देखिए ANW WNG बराबर लिखेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या GNA मल्टीप्लाइड ANW, ऐसा लिख लेंगे। ठीक, अब जब इस तरह से लिखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर क्या कि 1/GNA की जो वैल्यू है वो ANG लिख सकते हैं, तो WNG इक्वल टू हो जाएगा ANG अपॉन ANW, WNG की वैल्यू मिल जाएगा, इसको हम लोग पढ़े हैं कि इसको GNA को ANG लिख सकते हैं, तो WNG इक्वल टू ANG अपॉन ANW हो जाएगा। ठीक है, WNG इक्वल टू ANG अपॉन ANW होगा। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, इसी फॉर्मूले से हम लोग मैक्सिमम अधिक से अधिक करके क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक, आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग इस पर। y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, y के सापेक्ष तो इसको पढ़ते हैं ANW की वैल्यू क्या है 1.33, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो ANG की वैल्यू क्या है 1.5 है ना 1.3, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो WNG, ध्यान रखिएगा कुछ भी दिया है ये फॉर्मूला में देखिएगा, ये कह रहा है कि हम कभी भी 1n2 दिया ना, इसका मतलब था n2 अपॉन n1। ठीक है, दूसरे माध्यम को ऊपर रखेंगे, पहले माध्यम को नीचे रखेंगे। अब किसके सापेक्ष लेना है कोई दिक्कत नहीं, दोनों को एक ही सापेक्ष ले लेंगे, वही चीज यहाँ पर भी है। WNG जब भी लिखिएगा इसको पता करना है तो GNG अपॉन NW लिख लीजिए, और y के सापेक्ष दिया है तो एयर को ऊपर नीचे दोनों जगह लिख देंगे। ठीक है, और लिखने के बाद ये देखिए 1.33 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9 और 1.33 जो है कितना ले सकते हैं 3 त्रिक का 9 6 त्रिक 18, 1.33 है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे बटे 9 10/9 है ना, 9 कम 9 नहीं 10/9 नहीं है, इसको क्या ले रहे हैं 1.33 जो होता है
कोई दिक्कत नहीं, 1.33/1.5, ठीक है। इसको ऐसे ले लें तो 1.5 होता है, इसको बोलते हैं 3/2, ठीक ना, 3/2। क्या कर रहे हैं? तो डायरेक्ट वैल्यू भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो WNG की वैल्यू जो आ रही होगी वो कितना, WNG की वैल्यू 15 से डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, हाँ, ये हो जाएगा 133, मतलब 13 में 15 से डिवाइडेशन करना, 13.3, है ना। ANG, सॉरी हम लोग उल्टा भाग दे रहे हैं। ANG की वैल्यू क्या दे रहा है, 1.5 दे रखा है, और इसकी वैल्यू क्या है, 1.33, है ना। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, 150 बटे लिखेंगे 133, और 150 में 33 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, फिर बचेगा, फिर एक बार जाएगा, ठीक है। तो 1.1 लिख सकते हैं, क्योंकि 133 से जब आप 150 में भाग दे रहे होंगे तो एक बार 133, 7, 1 पॉइंट, एक बार 133, 7, और यहाँ 3, और यहाँ 0 हो जाएगा, तो 3 3 त्रिका 9, लगभग 2 बार में जा सकता है। तो 1.12, WNG की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.12, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, प्रकाश की चाल से संबंध। तो ध्यान रखेंगे, अपवर्तनांक जो होता है प्रकाश की चाल को डिफेंड करता है। जैसे जैसे ही माध्यम बदलता है ना, तो माध्यम बदलने के बाद प्रकाश की चाल बदल जाती है। निर्वात में और वायु में प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁻8 मीटर/सेकंड होता है, लेकिन वहीं जल और कांच में जब वही प्रकाश प्रवेश करता है तो 3 × 10⁻8 मीटर/सेकंड नहीं बल्कि बदल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चालें जो होती हैं वो बदल जाती हैं, हाँ। तो एक चीज और मैंने शुरू से ही बता रखा आपको कि प्रकाश के पास क्या है, चाल है, तरंगदैर्घ्य है, आवृत्ति है। चाल है, तरंगदैर्घ्य है, आवृत्ति। तो चाल बदलता है, तरंगदैर्घ्य बदलता है, लेकिन किसी एक ही स्रोत से निकले हुए प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। संबंध क्या होता है अगर संबंध निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, क्या है, ये ले लें, माध्यम में चाल किसकी, प्रकाश की चाल, बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, बटे दूसरे माध्यम में क्या प्रकाश की चाल है, में प्रकाश की चाल अगर ले लें तो हमें मिल सकता है, अपवर्तनांक को n ले लें, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 बटे दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल v2। अगर वो प्रकाश स्रोत ये अपवर्तनांक होता है, अगर यही मान लीजिए कि हम y के सापेक्ष ले लें, y निरपेक्ष अपना तो c/v माध्यम में चाल। अगर मान लिया जाए इसी को हम लोग ले लें, पहला माध्यम क्या हो, y में चाल ले लें, और दूसरा ले लें माध्यम में चाल, माध्यम में चाल। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अपवर्तनांक होता है ना उसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक इसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। माध्यम में चाल c की वैल्यू जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। c की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड बटे n, n इक्वल टू होता है c/v। यहीं से ही हम लोग ये 1n2 की वैल्यू v बराबर n λ1 बटे n λ2 लें, तो यानी अगर आवृत्ति हो या न्यू बोल सकते हैं, या f लैम्डा ले लें, f से कट जाएगा तो 1n2 की वैल्यू मिलता है λ1/λ2, इसी से फार्मूले से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए क्वेश्चंस दे रखा किसी
200 मीटर मोटाई की कांच की पट्टी का 1.5 लंबवत रूप से प्रकाश गुजरने में लगे समय की गणना करना। समय समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। हमें प्रकाश की चाहिए, माध्यम में चाल चाहिए, माध्यम में चाल ये चाहिए ना। और हम लोग जानते हैं, अभी पढ़े, एन बराबर सी बटे भी, माध्यम में चाल भी बराबर सी बटे एन। और सी जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हमने अभी बताया। और एन की वैल्यू दिया 1.5, भाग दे देंगे तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आ जाए। और हमें समय कैलकुलेट करना होता है। समय कैलकुलेट करने के लिए 2 मीटर मोटाई का है, 200 मीटर, बी बराबर दूरी जो है कितनी हो गई 200, और भाग देना है 2 × 10⁸ से, है ना। तो चाल निकालेंगे, 2 से भाग देंगे तो 100 बचेगा, 10⁻2 × 10⁸, है ना। पूछा क्या? समय t1, ठीक, t निकालना है, t1, सॉरी ये सही है, ये तो चाल निकल गया। और हमें समय पूछ रहा है t की वैल्यू। तो t बराबर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, डिवाइड कर रहे होंगे तो 10⁻2 से 2 कट जाएगा तो 100 बचेगा, और 100 में से 10⁻2 जाएगा तो यहाँ बचेगा 10⁻−6 सेकेंड। उसको पार करने में 10⁻−6 सेकेंड लगेगा, ठीक है। या इसको माइक्रो सेकेंड भी बोलते हैं, 1 माइक्रो सेकेंड भी बोल सकते हैं। इसको एक 10⁻6 माइक्रो की इक्वल होता है, इसलिए इसको हमको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं माइक्रो सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, पीले प्रकाश जिसकी वाई में तरंगदैर्घ्य λ1 दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, और वाई में जल, वाई से जल जो अपवर्तनांक है ANG की वैल्यू 4/3, है ना। तो अभी हमने एक चीज पढ़ाया था, ये वैल्यू, ये क्वेश्चन पढ़ा रखा था। यहाँ पर 1.33 का मतलब भी होता है क्या, 4/3, है ना। 4/3 ले सकते हैं 1.33 को, ठीक। और अभी हम लोगों को पूछा जा रहा है 4/3 दे रखा, तो जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और चाल और तरंग दैर्घ्य, जल में प्रकाश की चाल और तरंग दैर्घ्य निकालना। तो अभी हमने पढ़ा ANG बराबर लैम्डा ए दिया है अपॉन λW। तो λW निकाल सकते हैं। λA की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, 6000 एंगस्ट्रॉम में ANG की वैल्यू क्या दे रखा है 4/3। तो इसको अगर आप काटेंगे तो 15 चौक के 60, 1500 और 15 तियाँ 45, 4500 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4500 एंगस्ट्रॉम λW। चाल भी पूछा है, तो हम लोग ये जानते हैं ANG इक्वल टू C 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना, बटे भी। तो भी निकालना है तो 3 × 10⁸ में हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे किससे, ANG की वैल्यू क्या दे रहा है 4/3, ANG की वैल्यू 3×3 = 9/4, इसको लेंगे 9/4 × 10⁸ किसकी वैल्यू, भी की वैल्यू, भी की वैल्यू लेंगे। 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 × 5 20, 2.25 है × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाए, ठीक है। ये चाल इस तरह से कैलकुलेट कर लें। आगे देखते हैं। बस जोड़ दीजिए, बात करिए।